पढ़ने जा रहे हैं लैमार्कवाद के बारे में। हेडिंग लिखिए लैमार्कवाद। लैमार्कवाद अंग्रेजी में लैमार्किज्म, LAMARKISM, लैमार्किज्म। ठीक बच्चों, लैमार्कवाद को थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी कहते हैं। कैरेक्टर्स भी कहते हैं। हिंदी में अगर देखें तो इसे कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको दिया था श्रीमान लैमार्क जी। लैमार्क इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क नोट करिए। इनका जन्म 1744 ईस्वी में जन्म कहां हुआ था? फ्रांस में। जन्म कहां हुआ था? फ्रांस में। फ्रांस में हुआ था। और ये क्या करते थे? प्रोफेसर थे, या ये कहें कि एक अध्यापक थे, बायोलॉजी के अध्यापक थे, बायोलॉजी के प्राध्यापक। साथ साथ 1809 में इन्होंने अपना थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया था। 1809 में थियरी को दिया नोट कर दीजिए। और इस थियरी को उन्होंने पब्लिश कराया था एक किताब में। उनकी एक किताब थी जिसका नाम था फिलोसोफिक जूलॉजी। फिलोसोफिक जूलॉजी ठीक है, एक किताब का नाम था फिलोसोफिक जूलॉजी। हो गया बच्चों। अब आइए देखते हैं कि उनके लैमार्कवाद जो है कैसे समझाया जा सकता है। कुछ बिंदुवार हम लोग अध्ययन करेंगे, तो इससे हम लोग समझ पाएंगे कि लैमार्कवाद किसे कहते हैं। नोट करिए, मिटा दें। हेडिंग लिखिए लैमार्कवाद के प्रमुख बिंदु। लैमार्कवाद के प्रमुख बिंदु। लैमार्कवाद के प्रमुख बिंदु। ठीक है, पहला, लैमार्क साहब यह मानते थे कि जीवों की अंदर जो क्षमता है, जीवों के अंदर की जो क्षमता है वही उनकी वृद्धि में सहायक है। जीवों के जो अंदर की क्षमता है, इच्छा है, वही उनकी वृद्धि में सहायक है। उसको उदाहरण समझे बच्चों,
कि अगर कोई जीव चाहता है कि नहीं मैं थोड़ा लंबा होऊंगा लंबा होऊंगा लंबा होऊंगा, तो उसके अंदर वो क्षमता आ जाएगी और वो लंबा हो जाएगा। परंतु क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? लेकिन वो चाहते थे, उस दौरान उन्होंने उसको अपनी फिलोसफी जूलॉजी में लिखा था। इसे लिखिएगा इंटरनल वाइटल फोर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इंटरनल वाइटल फोर्स, इंटरनल वाइटल फोर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जीवों की आंतरिक क्षमता, फोर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, जीवों की आंतरिक जैविक शक्ति या क्षमता, जीवों की आंतरिक जैविक शक्ति या क्षमता। ठीक है, आंतरिक जैविक शक्ति या क्षमता। समझ गए इसके बारे में? कोई जीव अगर बार बार सोच रहा है नहीं मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, मैं हवा में उड़ सकता हूं, हवा में उड़ सकता हूं सुपरमैन की तरह से, तो इनके अनुसार वह एक दिन उड़ जाएगा, एक दिन वह उड़ जाएगा। इसको कहेंगे इंटरनल वाइटल फोर्स, अंदर की जैविक क्षमता। हम उड़ सकते हैं, यह विश्वास हमें उड़ने पर मजबूर कर देगा या उड़ा देगा। ऐसा वास्तव में नहीं होता, लेकिन लैमार्क साहब ऐसा मानते थे, लैमार्क साहब ऐसा मानते थे। यह भी मानते थे, उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया, दूसरा बिंदु दिया कि वातावरण का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव भी पड़ता है जीवों के ऊपर। वातावरण का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव भी पड़ता है हमारे जीवों के ऊपर। लिखिए इंटरनल या डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, डायरेक्ट इफेक्ट, इस बिंदु को लिखेंगे डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। ठीक है, वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रभाव। लिख दीजिए इसको। बच्चों, इसका मतलब यह था कि किसी भी जीव की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई या कार्य करने की जो शैली है, उस पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसके वातावरण का प्रभाव यह बात कहीं ना कहीं सही भी है, यह बात कहीं ना कहीं सही भी है। ठंड हो गई तो हम लोग थोड़ा कम हाथ पर सुबह सुबह मार पा रहे हैं, जब तक धूप नहीं निकलती हम लोग अंदर ही बैठे रहते हैं, ऐसा होता है। यह बात कहीं ना कहीं सही भी है। इसको ही उन्होंने कहा कि वास्तव में जब जीव के अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है तो वह जिंदा नहीं रहता। अनुकूल परिस्थिति रहती है तो ठीक से काम नहीं कर पाता या जिंदा नहीं रह पाता है। ठीक, अगर वो उसकी अनुकूल परिस्थिति हो गई तो वह काम भी करेगा, वह जीवित भी ठीक से रह पाएगा, जीवित भी ठीक से रह पाएगा। तो वातावरण का डायरेक्ट इफेक्ट है, वातावरण का डायरेक्ट इफेक्ट है जीवों के ऊपर, जीवों के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव, सीधा वातावरण का सीधा प्रभाव किसके ऊपर? जीवों के ऊपर पड़ा। समझ में आ रही बात? और जब वातावरण हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में है, हम अच्छा काम कर पा रहे हैं, इसी को कहते हैं अनुकूलन, इसी को कहते हैं अनुकूलन। अब मान लो वातावरण हमारे फेवर में नहीं है, फिर भी प्रतिकूल है, फिर भी हम अपने आप को मॉडिफाई करके उसके अनुकूल बनने की प्रक्रिया करें, उसके अनुकूल बनेंगे, तो यह हमारा अनुकूलन है, हमारा अनुकूलन है वातावरण के प्रति। वातावरण के प्रति हमारा क्या अनुकूलन? जाड़े का दिन है, जाड़े का दिन है, क्या हम लोग हाफ शर्ट पहन के आ रहे हैं? नहीं आ रहे, हम लोग पूरा स्वेटर जैकेट सब पहन के आ रहे हैं। ठीक है, इनर मिनर सब पहन लिए, ठीक, ताकि हम लोग ठंडे वातावरण के अनुकूल हो जाए, ठंडे वातावरण के अनुकूल हो जाए, इसी को कहते हैं अनुकूलन, इसी को कहते हैं अनुकूलन। ये तीसरा, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बदलेंगी
वैसे वैसे उनमें परिवर्तन होते जाएंगे। नई हेडिंग लिखिए, नई आवश्यकताएं, न्यू नीड्स। न्यू नीड्स, उन्होंने कहा न्यू नीड्स, नई आवश्यकताएं। उनका यह मानना था बच्चों कि जैसे जैसे जीवों की आवश्यकताएं बदलेंगी वैसे वैसे उनमें परिवर्तन होता चला जाएगा, वैसे वैसे उनमें परिवर्तन होता। यह भी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन जो उदाहरण उन्होंने दिया वह बहुत हद तक सही नहीं माना गया। जैसे उन्होंने यह क्या कहा कि जब धरती पर भोजन समाप्त हो जाता है, जब धरती पर भोजन समाप्त हो जाता है तो जो पक्षी धरती पर रह रहे थे अब वो पानी में जाके रहने लगे। अब वो क्या करेंगे, पानी में जाके तैरने लगेंगे। जैसे हंस, बगुला, ये क्या करेंगे, धरती पर रहते थे और ये जाकर रहने लगे, पानी में रहने लगे। इनका यह मानना था। तो ये पॉइंट बताता है कि क्या हुआ जब धरती पर वक्त बदल गया, नहीं एक रील आगे, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो तो जब वक्त बदल गया, भोजन खत्म हो गया, भोजन समाप्त हो गया। अब भोजन समाप्त हो गया है बच्चों, तो अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहां जाना पड़ेगा, उसे जल में। कहां जाना पड़ेगा, न्यू नीड्स। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट नोट कर लीजिए। और न्यू नीड्स में ही बच्चों, अब मान लीजिए कि जो जीव अपनी जरूरत के, अभी धरती पे था, अब धरती पे उसकी आवश्यकताएं नहीं पूर्ण हो रही थी, अब वो जल में चला गया। कहां चला गया, जल में अपनी आवश्यकताएं पूरी करने लगा। धीरे धीरे वो जल में ही रहने लगा, धीरे धीरे वो जल में ही। तो इस जल में रहने के कारण वो थल में जो जीव रह रहे थे उनसे वो धीरे धीरे अलग हो गया, धीरे धीरे अलग हो गया और एक नई जाति उत्पन्न हो गई, एक नई जाति उत्पन्न हो गई। फिर से सुन लो, धरती में भोजन खत्म, जो पक्षी धरती में रहते वो कहां चले गए, पानी या जल में चले गए। अब जल में ही वो रहने लगे, तो जल में रहने के कारण क्या हो, वो एक अलग प्रकार की प्रजाति में डेवलप हो गए, एक अलग प्रकार की प्रजाति बन गई जो जल में निवास करती है, जो जल में निवास करती है। इनका कहना यही था। चौथा लिखिए, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत। यूज एंड डिसयूज, यूज ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। अंगों के उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत, अंगों के उपयोग या अनुपयोग। अनुपयोग का सिद्धांत। वो यह मानते थे, लैमार्क साहब यह मानते थे कि अगर हम लोग अपने किसी अंग का उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वह अंग छोटे होते जाएंगे और एक दिन समाप्त हो जाएंगे, छोटे होते जाएंगे और एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जैसे हमारे अवशेषीय अंग हमने उपयोग करना छोड़ दिया, धीरे धीरे वो छोटे होते गए, अब समाप्ति के कगार पर है, अब वो समाप्ति के कगार पर है। हमारे कुछ अवशेषीय अंग आप लोगों को पता है कौन कौन से, निमेषक पटल, ठीक है, बाह्यकर्णपेशियां, पुच्छ कशेरुका, ये सब क्या है हमारे अवशेषीय अंग। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये क्या है, अवशेषीय अंग, ठीक है। जैसे अगर हम ये उंगली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये छोटी होती जा रही है और एक दिन में समाप्त हो सकती है। इतना आसान से नहीं होगा कि आज सोए और कल सोए गाय मिली, ठीक है। इसी को कहते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। तो उन्होंने यह माना कि जैसे पक्षियों के जो अग्रपात थे उन्होंने यूज नहीं किया तो पंख में रूपांतरित हो गए, इसमें हो गए पंख में रूपांतरित हो गए, ठीक है। इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। अब एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसी पर इनका बहुत ज्यादा
क्रिटिसाइज भी इनको किया गया है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इनका मुख्य सिद्धांत तो यही है, ठीक है, इनका मुख्य सिद्धांत तो यही है, क्या, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। पांचवा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। वंशागति, ठीक है। थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस of the acquired characters। लैमार्क साहब का यह मानना था कि अगर कोई जीव किसी गुण को मेहनत से प्राप्त कर लेता है, मेहनत से प्राप्त कर लेता है या किसी भी तरह से प्राप्त कर लेता है किसी भी कैरेक्टर को, तो वह उसकी आने वाली सभी पीढ़ियों में ट्रांसफर हो जाएगा, वह उस आने वाली सभी पीढ़ियों में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, वो आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। अब जैसे अब भाई हमने यूज और डिसयूज किया, मान लो धीरे धीरे यंग समाप्त हो गए, धीरे धीरे यंग समाप्त हो गए, तो अगर इसमें समाप्त हो गए तो आगे किसी में भी नहीं आएगा, आगे किसी में भी नहीं आएगा, होना तो यही चाहिए। और तो इसमें क्रिटिसाइज क्यों किया गया इनको? इसको सबसे अच्छा उदाहरण से, तो पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है अगर वो एक्सरसाइज न करे तो। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है क्या अगर वो पढ़ाई न करे तो? होता है क्या? नहीं होगा। टीचर का बेटा टीचर नहीं होगा अगर वो पढ़ाई न करे तो। कारपेंटर का बच्चा कारपेंटर यानी बढ़ई नहीं हो सकता क्योंकि वो पढ़ाई गढ़ नहीं रहा है, अच्छे से लकड़ी का काम नहीं कर रहा है। अगर ये सब होता कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, तो हम सब तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक तो है राजा का बेटा, अब उसको हमेशा राजा ही बनेगा वो तो, ठीक। डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर बने, कोई नया डॉक्टर बन ही नहीं सकता, कोई नया पहलवान आ ही नहीं सकता, कोई नया अध्यापक आ ही नहीं सकता। इसी बात पर इनको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। ये था लैमार्कवाद के प्रमुख बिंदु, लैमार्कवाद के प्रमुख बिंदु। अब देखते हैं कैसे कैसे क्रिटिसाइज किया गया, क्या क्या इनमें कमियां थी। हेडिंग लिखेंगे लैमार्कवाद की कमियां। पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ उदाहरण इन्होंने दिए थे। जिराफ का उदाहरण अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। जिराफ का जो उदाहरण दिया गया था, किसने दिया था? लैमार्क ने दिया कि डार्विन ने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। कुछ उदाहरण होंगे लैमार्कवाद के कुछ प्रमुख उदाहरण। हेडिंग लिखिए, लैमार्कवाद के कुछ प्रमुख उदाहरण। ठीक है, लैमार्कवाद के कुछ प्रमुख उदाहरण। तो पहला जिराफ वाला उदाहरण, ठीक है, जिराफ की उत्पत्ति। पहला उदाहरण जिराफ की उत्पत्ति बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुन लोगे तो याद हो जाएगा। क्या था? अफ्रीका के जंगलों में आज बहुत लंबी गर्दन वाले जिराफ, ऐसा जिराफ पाए जाते हैं अफ्रीका के जंगलों में। सब आज ज्यादा लंबी गर्दन वाले जिराफ पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, जब भी जिराफ शब्द नाम लेते हैं तो कोई गधे के जैसा जानवर ध्यान में आता है या लंबी गर्दन वाला? लंबी गर्दन। कभी आप लोगों ने देखा गधे के जैसा जिराफ चल रहा हो? ऐसा देखा है आप लोगों ने? कभी नहीं देखा ना? ऐसा होता ही नहीं। लैमार्क साहब यह मानते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व जिराफ जो है छोटी गर्दन वाले हुआ करते, बकरी जैसे। छोटी गर्दन वाले होते थे बकरी जैसे, ठीक है। गधा कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, सम्मान बढ़ा दिया, ठीक है, सही है। तो बकरी जैसे मतलब छोटी गर्दन वाले होते थे, कुल मिला के ये कहना है। क्या हुआ? तो बकरियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा घास चरती गई, तो ग्राउंड फ्लोरा समाप्त हो गया। ग्राउंड फ्लोरा जो घास है जमीन पे उगे हुए वो सब समाप्त हो गए। अब वो थोड़ा उचक के पौधे खाने लगे, उचक के अब वो भी समाप्त हो गए। फिर और उचकने लगे तो गर्दन में दबाव पड़ते गए और धीरे धीरे उनकी गर्दन लंबी हुई, धीरे धीरे उनकी गर्दन। और इन्होंने यह भी कहा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। उपार्जित लक्षणों की
तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, तो एक बार किसी की गर्दन लंबी हो गई होगी, फिर ये जितने भी जिराफ हैं वो सब उसी के बच्चे हैं, क्योंकि उपार्जित एक के लंबी हो गई गर्दन तो बाकी सबके धीरे धीरे गर्दन लंबी हो गई, लंबे बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। इससे जिराफ की उत्पत्ति होती है। जिराफ की उत्पत्ति तो एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में पूछेगा तो पता है लिखना है कि भाई लाखों वर्ष, लेमार्क साहब का यह मानना था कि लाखों वर्ष पूर्व जिराफ की उत्पत्ति हुई थी। पहले लाखों वर्ष पूर्व जिराफ जो है छोटी गर्दन वाले हुआ करते थे, परंतु अत्यधिक चराई के कारण जमीन स्तर पर छोटे पौधे समाप्त हो गए थे। अब उन्हें भोजन की प्राप्ति के लिए उचक करके खाना खाना पड़ता था, जिससे उनकी गर्दन पे तनाव बढ़ता गया और धीरे धीरे उनकी गर्दन की लंबाई बढ़ गई और उपार्जित लक्षणों की वंशागति के कारण अब जिराफ की उत्पत्ति हो गई और लंबे गर्दन वाले जिराफ आज भी पाए जाते हैं। ठीक है, यही लिखना रहेगा। दूसरा, जलीय पक्षियों का निर्माण। जलीय पक्षियों की उत्पत्ति। जलीय पक्षी कैसे उत्पन्न हुए? जलीय पक्षी का मतलब बतख। जलीय पक्षी, जलीय पक्षी की उत्पत्ति। फिर वही उन्होंने माना कि भाई स्थल पे क्या हुआ, पक्षी खत्म हुआ। स्थल पे क्या हुआ, भोजन कर, सॉरी स्थल पे क्या हुआ, भोजन समाप्त हुआ। तो इन्होंने देखा कि अच्छा, जल में भोजन पाया जा रहा है, जल में भोजन पाया जा रहा है, तो जल में चले, वो जल में चले गए। जब जल में गए तो जल में रहने के लिए उनकी जो पाद थे, पैर जो थे सुटेबल नहीं थे उस दौरान। धीरे 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 तैरने के लिए उनके जल में उनके पैर जो हैं जल में रहने के योग्य हो गए, जल में रहने के योग्य हो गए। और जब जल में रहने योग्य हो गए तो वो धरती पर पाए जाने वाले पक्षियों से वो अलग हो गए, धरती पर पाए जाने वाले पक्षियों से, और एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हो गई, प्रजाति की उत्पत्ति हो गई, जिसे हम लोग जलीय पक्षी कहते हैं। जलीय पक्षी कहते हैं। जैसे बतख, जैसे बतख, बतख देखा है आप लोगों ने, उसके पैर देंगे तो जालिकाबद्ध पैर होते हैं, पैर तैरने के लिए आवश्यक होते हैं। वो पहले नहीं थे। लेमार्क साहब ने बताया कि पहले जमीन पे ही वो रहते थे, भोजन खत्म हो गया तो जल में चले गए, जल में चले गए तो उनके पैरों के बीच में जालियां आ गई, धीरे धीरे एक नई जाति बन गई बतख की, नई जलीय पक्षी ही बन गई। ठीक है, अब यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का उदाहरण नोट करिए। बहुत इंटरेस्टिंग इसका ये उदाहरण है सर्प का। आप लोग देखे होंगे सर्पों में पैर नहीं पाए जाते, सांप में पैर नहीं पाए, रेंग के चलते हैं, रेंग के। क्या होता था पहले सांपों में, लेमार्क साहब के समय, लेमार्क साहब ऐसा कहते हैं कि बहुत पहले सांपों के पैर होते थे, लेकिन क्या होता था, चूहे को खोजने के चक्कर में या छुप के रहने के कारण वो क्या थे, बिलों में रहने लगे, बिलों में। तो वो बिल में रेंग कर जाएंगे, चल के तो जा नहीं सकते, छोटा सा क्षेत्र तो रेंग के जाना पड़ेगा, रेंग के जाते थे, इसलिए वो अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिए, पैरों का उपयोग करना, और धीरे धीरे उनके वो पैर गायब हो गए। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति के कारण आज भी सांपों में पैर नहीं पाए जाते हैं। ठीक, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका, सीधा सीधा। अब देखो, मनुष्यों में बाह्य कर्ण पेशियां तो पाई जाती हैं, ये बाह्य कर्ण की पेशियां तो पाई जाती हैं, लेकिन हम लोग नहीं हिला पाते, हम लोग नहीं हिला पाते। ये अलग बात है, कुछ लोग कुछ मूवीज में इसको हिला के लोग दिखाते हैं, लेकिन आमतौर पे आप लोग तो कोशिश कर रहे नहीं हिला है। कितने लोग कोशिश कर रहे हैं कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं हिला पाएंगे। क्यों? तो इनका कारण, उन्होंने कारण क्या बताया लेमार्क साहब ने, देखिए मनुष्य क्यों नहीं कान हिला पाता है, बाकी गाय, कुत्ता, हाथी अपने कान क्यों हिला पाते हैं। मनुष्य के हाथ पैर, उन्होंने कहा कि मनुष्य के हाथ जो हैं और जो अग्रपाद हैं हाथों के रूप में विकसित हो गए, अग्रपाद हाथों के रूप में, अब वो अपने कान खुजा सकते हैं, पीठ खुजा सकते हैं, सर खुजा सकते हैं, गला खुजा सकते हैं। ठीक, इसीलिए अब उनको कान हिलाने की आवश्यकता नहीं है, कान हिलाने की आवश्यकता है ही नहीं, मक्खी उड़ाना ही नहीं उनको, मक्खी को मार डालेंगे, वो तो मच्छर को मार डालेंगे, मक्खी नहीं। इसलिए धीरे धीरे कान पेशियां जो है काम करना बंद कर गई और छोटे हो गए कान, छोटे हो गए कान। ठीक है, ये हो गया अपना मनुष्यों के कान का। इसी के साथ अपना लेमार्कवाद समाप्त होता है, लेमार्कवाद समाप्त होता है। ठीक है।